अब हमें पीओए भी आता है, हमें बैलेंसिंग पेमेंट भी आता है। पीओए भी आता है और बैलेंसिंग पेमेंट भी आता है। अब एक सवाल है, एक ऐसा टैक्स पेयर जो पीओए पे करता है, यानी वो पीओए उसको देना है, यानी वो उस टेस्ट को पास करता है जो टेस्ट मैंने सिखाया था, तो अब उसको पीओए रिक्वायर्ड है। अब देखो, आमतौर पे जो नॉर्मली बिजनेस होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं। यानी ग्रो करने इस सेंस में हम कहेंगे कि देखो, अगर 21-22 का जो रिजल्ट होगा ना, वो आमतौर पे कम होगा। 22-23 का जो टैक्सेबल इनकम होगी वो ज्यादा होगी। आमतौर पे ऐसा ही होता है ना। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी बिजनेस तो ग्रो करते हैं ना, जिसकी वजह से उनका टैक्स क्या होता है, टैक्स पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो टैक्स बढ़ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल किसी कंपनी ने 1000 पाउंड का टैक्स दिया है, तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इस साल ये कंपनी 1200 का टैक्स देगी। क्यों? क्योंकि अगर पिछले साल मिसाल के तौर पर उसने 10,000 कमाया था, तो इस साल जस्ट अज्यूम कि वो 15,000 कमाएगी। यही एक नॉर्मल बिजनेस पैटर्न होता है कि नहीं होता? तो यस सर, यही एक नॉर्मल बिजनेस पैटर्न होता है कि कंपनी पिछले साल के मुकाबले में अगले साल ज्यादा कमाता है। कंपनी पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा कमाएगा तो टैक्स भी ज्यादा देगा। राइट और रॉन्ग? अब एक सवाल है, ये नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन एबनॉर्मलिटीज की गुंजाइश इस दुनिया में है ना। तो एबनॉर्मलिटी क्या होगी? एबनॉर्मलिटी ये होगी कि 20-21, सॉरी 21-22 जो पिछला है, और 22-23 जो ये वाला है, इसको कंपेयर करेंगे तो एक बात पता चलेगी। अब देखो, मैंने कहा कि अज्यूम करो कि एक बंदा है, उसको पता है कि उसका बिजनेस तबाह हो गया है। 21-22 में उसने जितना इनकम टैक्स और एनआईसी फोड़ दिया था ना, ये बिजनेस तबाह हो गया है। जिसकी वजह से नाउ ही इज एंटिसिपेटिंग और ही इज बिलीविंग कि इस साल, यानी मेरे साल, जिस साल 22-23 हमारा साल है, अब उसको लगता है कि भाई 22-23 में मेरा इनकम टैक्स और एनआईसी फोर पिछले साल के मुकाबले में कम आएगा। ही इज डैम श्योर अबाउट दैट। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो भाई हम करते क्या हैं? हम पीओए के लिए किस साल को बेस बनाते थे? पिछले नॉर्मल साल को। पिछले साल को। इसका मतलब हम पीओए के लिए अगर पिछले साल को बेस बनाएंगे और इसको पता है कि भाई इस साल का आंसर कम आएगा, तो ये ओवर टैक्स पे कर देगा कि नहीं कर देगा? ज्यादा टैक्स दे देगा कि नहीं दे देगा? तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ इसको मौका दिया कि बेटा देख, अगर तुझे ऐसा लगे है कि मेरा इस साल का अमाउंट हमेशा कम आए, इस साल का अमाउंट कम आएगा, रिड्यूस्ड आएगा, पिछले साल से कम आएगा, कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये मसला हो गया है, मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई थी, मेरी फैक्ट्री बंद थी, मेरी फैक्ट्री में ये मसला था, सेल हैविली डिक्लाइन हो गई थी, रॉ मटेरियल शॉर्ट था, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से इस साल मेरी प्रोडक्शन और सेल्स बहुत डिजास्टरली रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से मेरा टैक्स और एनआईसी इस साल कम ही बनेगा भाई, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप पीओए रिड्यूस्ड अमाउंट पे करो। पीओए किस अमाउंट पे कर दो? रिड्यूस्ड अमाउंट पे कर दो। ठीक है। अब ये कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है कि भाई मेरा पीओए रिड्यूस करो। मैं पिछले साल के पीओए की बेस पे अगर दे दूंगा ना, तो वैसे ही मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, मेरा बिजनेस तबाह हो रहा है। आप मुझसे अगर ओवर पैसा ले लोगे तो मेरे पैसे और आपके पास फंस जाएंगे। मेहरबानी करो, मुझसे पीओए की कम अमाउंट लो। तो ये आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के पास, क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई करने की एक डेट है,
before 31st January following the tax year, before 31st January following the टैक्स ईयर, यानी इस डेट तक आपने गवर्नमेंट से जाके कह देना है कि ए गवर्नमेंट मेरा नुकसान हो गया है, ए गवर्नमेंट मैं डूब गया हूँ, ए गवर्नमेंट रहम करो, मुझसे कम अमाउंट का पीओए ले लो। तो गवर्नमेंट आप पे रहम करेगी और आपसे कम अमाउंट का पीओए ले लेगी। ये थ्योरी समझ आती है? जी। ओके, मूविंग बैक टू दी हैंडआउट, हमने ये पढ़ा कि रिटर्न्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पीओए क्या होता है, कैसे होता है, फिर बैलेंस पीओए रिक्वायर्ड कब होता है, वो टेस्ट की बात भी हुई थी। फिर इसके बाद हमने बैलेंसिंग की बातें भी की थी कि बैलेंसिंग पेमेंट कब होती है, और आज हमने रिड्यूस पीओए को भी देखा है। अब एक बात है, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट, गवर्नमेंट आपसे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चार्ज करती है अगर आप टैक्स लेट पे करते हो। अगर आप टैक्स लेट पे करोगे तो 3.25% इंटरेस्ट लेगी गवर्नमेंट आपसे। कितना लेगी? 3.25%। if you are going to pay tax late, government is going to charge 3.25% interest। 3.25% जो है ये पर एनम साल का परसेंटेज है, हम वो मंथ्स काउंट कर लेंगे और उस पर ये चार्ज होगा कि आप कितने मंथ्स लेट हुए हैं। सेकंड थिंग, कभी कभी लोग होशियारी करते हैं, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भर देते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दोगे, ओवर पे कर दोगे, तो गवर्नमेंट आपको उस पर इंटरेस्ट देगी। लेट पे करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3.25%, और ज्यादा पे कर दोगे तो जब तक ज्यादा पेमेंट करोगे रखोगे उस पीरियड में गवर्नमेंट आपको एहसान करेगी, आप पे 0.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट देगी। बात समझ आ रही है? अब ये कैसे अप्लाई होता है, तो एक अदर छोटा सा नाजुक सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तशरीफ ला रहा है। अब हमें पता है हम लेट करेंगे तो 3.25% देना है, और अगर हम ओवर पे कर देंगे तो हमें 0.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कैसे अप्लाई होता है, ये क्वेश्चन से देखना है, सीखना है, ठीक है? आपका पीओ है, पेमेंट का मतलब पीओ है ना, आप पीओए पे करते हैं, 22-23 का पीओए है। कब कब पे हो रहा है? इस डेट को और इस डेट को। और बैलेंसिंग पेमेंट कब हो रही है? इस डेट को। तीन चीजें हो रही हैं, पीओए 1 पे हो रहा है, पीओए 2 और बैलेंसिंग पेमेंट। आपको जब मैंने पढ़ाया पीओए 1, टैक्स ईयर है 22-23, मुझे बताइए 22-23 के लिए जो पीओए 1, पीओए 2 और बैलेंसिंग पेमेंट की डेट्स होती हैं, वो क्या डेट्स आपको पढ़ाई गई थी? 31st Jan, 31st July, 31st Jan 24। ऐसा ही था। जी। अब ये पीओए 1 कब किया इसने भाई? इंस्टेड ऑफ 30 जनवरी 2023 ही पेड पीओए 1 ऑन 31st March 2023। Instead of POA2 actual date 31st July 2023, he paid POA2 on 31st August 2023। Instead of balancing payment actual date 31st January 2024, this Mr. Late guy, he paid balance, he cleared the balancing payment on 30th April 24। ये क्वेश्चन से डेट उठा ली, कोई सवाल? नहीं। अमाउंट ऑफ पीओए कुछ भी हो, मुझे ये बताओ कि ये 3.25% चार्ज होगा तीनों पीरियड्स पे, तीनों में लेट है ना? जी। ये इस परसेंटेज पूरे साल की होती है। ये कितना लेट हुआ है? 31 जनवरी में देना था, 31 मार्च को दे रहा है, तो फरवरी मार्च 2 महीने लेट हो गया। दूसरे में जुलाई में देना था, अगस्त में दे रहा है, 1 महीना लेट हो गया।
फिर जनवरी में देना था 31 जनवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने लेट हो गया। और जो अमाउंट ऑफ पीओए या बैलेंसिंग होगी उस पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, which is a charge, which is a penalty, which is a automatic fine on you. You have to pay to the government. Any सवाल in that? नहीं। Easy question, easy thing. जी। माशाल्लाह। अब एक क्वेश्चन है, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना होएगा। तो पहले क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं? शाबाश, ट्राई किया। अब देखें, पहला पीओए किस डेट को होना चाहिए था? 31 जनवरी 2023। सेकंड पीओए कब होना चाहिए था? 31 जुलाई 2023। और बैलेंसिंग पेमेंट कब होनी चाहिए थी? 31 जैन 2024। राइट और रॉन्ग? जी। अगर मैं डिले देखूं, लेट की बात होती है ना, इंटरेस्ट लेट पे लगता है, लेट पेमेंट पे लगता है, लेट पेमेंट जी। लगता है इंटरेस्ट। अब ये कितने महीने लेट है? जनवरी में करना था, ड्यू था ये डेट, ड्यू ये डेट थी। इसने किया कब? इस डेट को किया, तो कितना मंथ लेट हुआ? 1 महीना। 1 महीना यहाँ लेट हुआ है। 1 out of 12 and to 3.25%। फिर जुलाई में का ड्यू था, अगस्त में किया है, कितना लेट है यहाँ पे भी? 112, यानी 12 में से 1 महीने यहाँ भी लेट हो गया। और जनवरी में करना था, मार्च में कर रहा है, तो कितना लेट है? 3। 2 महीने। जनवरी 31 को करना था, फरवरी और मार्च। अब अमाउंट कितनी थी? ये 2100 अमाउंट थी। इस पे आ जाएगा कितना? 6 पाउंड। ये भी 2100 की, पीओई की अमाउंट हमेशा सेम होती है और महीने भी सेम है लेट के। और ये है 2 महीने और इसकी अमाउंट है 1500, तो इस पे आ जाएगा 8। कितना देना पड़ा? 20। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। 3.25% जो है ये टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में पेपर में गिवन होगा। तो ये आपने सीखा कि अगर पीओए और बैलेंसिंग पेमेंट अगर लेट हो जाता है तो क्या होता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने आपको सिखाया। कोई सवाल? नहीं। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आपके बात है कि भाई इंटरेस्ट इज चार्ज वेयर एन excessive claim is made to reduce POA। अगर आप कोई गड़बड़ करते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम आपको इस क्वेश्चन से सिखाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सही है, तो इसमें साथ रहिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और वर्डिंग बहुत ज्यादा है आसान, करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। देखो जरा, बोलने वाले ने बोला क्या है, पहले ये समझते हैं। आइडेंटिफाई द मंथ्स ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज एंड स्टेट द पीरियड ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज। आपको ये बताना है कि आप इंटरेस्ट कैसा देंगे, कितना देंगे। अ टैक्स पेयर रेलिवेंट अमाउंट इज 5000। वी नो उसके रेलिवेंट अमाउंट क्या होती है, हमें पता है ना रेलिवेंट अमाउंट कैसे निकलती है। कैसे निकलती है रेलिवेंट अमाउंट? इनकम प्लस इनकम NIC 4। ये रेलिवेंट अमाउंट होती है। पीओए 22-23 का जो है वो कितना बन गया? फिर 2500 बन गया ना। जब रेलिवेंट अमाउंट 5000 है तो इसके दो हिस्से हो गए, यानी पिछले साल का डेटा देखा, 21-22 का डेटा था, 21-22 की डेटा की बेस पे 22-23 का पीओए आया 2500। एम आई राइट? जी।
लेकिन इस होशियार ने क्या किया, ये होशियार जो है वो समझो कि ज्यादा डेढ़ होशियार है। इस डेढ़ होशियार ने क्या किया, इसने 2,500 पीओए बनता था, इसने कितना जमा करवाया, 1000 और टाइम पे जमा करवाया। इसके बाद यानी 2500 की जगह 1000 जमा करवाया, 1500 से कम जमा करवाया। करेक्ट और रॉन्ग? जी। अब जब सब्सिक्वेंटली जब बाद में एक्चुअल लायबिलिटी निकली नेट ऑफ पे, तो ये बनी 4,500। तो बैलेंसिंग पेमेंट क्या हुई, देखो भाई 4,500 इनकम टैक्स आया है, यही फॉर्मेट है ना। NIC 2 4 कुछ भी नहीं दिया हुआ, पे ही माइनस हुआ, कितना बैलेंसिंग पेमेंट आया 2500, और इसने इस टाइम पे 2500 पे भी कर दिया। यानी आप देख रही हैं इस क्वेश्चन में कोई भी लेट नहीं है, इस क्वेश्चन में लेट नाम की कोई चीज नहीं है। हर पीओए और बैलेंसिंग पेमेंट टाइम पे हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। लेकिन मसला क्या हुआ है, मसला हुआ क्या है, इसने गड़बड़ क्या की है, हम इस दिया है। पीओए को रिड्यूस किया है। पीओए रिड्यूस कब अलाउ है, कब अलाउ होता है, जब हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि 21-22 का टैक्स ज्यादा हो और 22-23 में टैक्स कम आ जाए, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं पीओए को, पीओए की अमाउंट कम पे कर सकते हैं। अभी शुरुआत आज की क्लास की यहीं से की थी ना, जी। एक गिरबत आ जाए, बिजनेस तबाह हो रहा है, तो मैं क्यों गवर्नमेंट को ज्यादा पीओए दूं, तो मैं रिड्यूस पीओए कर लूंगा। अब इसको चेक करते हैं, पिछले साल 22-23 में इसकी रेलेवेंट अमाउंट जो टैक्स के लिए थी वो 5,000 थी, और इस दफा इसकी जो रेलेवेंट अमाउंट आई है वो 2500 आई है। यानी यहाँ पे ज्यादा है जो कि 5,000 है रेलेवेंट अमाउंट, यहाँ पे कम है जो है 4,500। यानी इसका मतलब क्या है कि इसने जो रिड्यूस किया है ना, इसने जो रिड्यूस किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। इससे हम एग्री करते हैं कि ये बच्चे ने हरकत सही की है। इंस्टेड ऑफ पेइंग 2500 टू गवर्नमेंट, ही पेड पीओए ऑफ 1,000 टू गवर्नमेंट बिकॉज ही वॉज अलाउड टू डू सो। वाई ही वॉज अलाउड, बिकॉज इसकी इस साल की इनकम या इस साल की रेलेवेंट अमाउंट या इस साल का जो टैक्स और NIC है वो पिछले साल के मुकाबले में गिर गया है, कम हो गया है। पिछले साल 5,000 था, इस साल 4,500 है। तो ये उस कंडीशन को मीट कर गया जो आज की इस क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये रिड्यूस पीओए दे सकता है। बात समझ आई? सही। अब बात समझो। अब रिड्यूस पीओए दे सकता है तो भाई कितना रिड्यूस कर सकता था, अब ये समझना है। ठीक है, सही। मैं जरा स्क्रीन क्लियर करूंगा, आप जरा इसको लिख लें। कर लिया, लिख लिया। अब हमने ये तय किया कि रिड्यूस पीओए कर सकता था, लेकिन रिड्यूस पीओए करने का भी कोई तरीका कार होता है, कोई मेथडोलॉजी होती है, अपनी मर्जी से थोड़ी। देखो भाई, इसका बनता था पीओए कितना, ये बता रहा है 2500 बनता था, इसने दिया कितना 1,000। उसूल क्या है, रिड्यूस पीओए किया जा सकता है अप टू द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ 22-23
डिवाइडेड बाई 2, यानी हम ये कहते हैं कि पीओए आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपकी रेलेवेंट अमाउंट पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम हो जाए, लेकिन ये रिड्यूस करना आपकी दिल की ख्वाहिश नहीं होगी, आपकी अपनी होशियारी नहीं होगी, आपकी मर्जी नहीं होगी। ये रिड्यूस अमाउंट, वैसे आप क्या करते थे, पीओए कैसे निकालते थे, पिछले साल की रेलिवेंट अमाउंट को डिवाइड बाय 2 करते थे, राइट और रॉन्ग। अब आप रिड्यूस पीओए के केस में पिछले साल की नहीं, इस साल की जो रेलिवेंट अमाउंट है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर लोगे, यानी रिड्यूस पीओए जिसको अलाउ है तो उसका पीओए कैसे निकलेगा, उसका पीओए 21-22 की बेस पे नहीं, 22-23 की बेस पे ही निकाल लेंगे। वैसे रूल क्या है कि पीओए हमेशा पिछले साल की डेटा पे, पिछले साल की बेसिस पे निकलता है, लेकिन जिसको रिड्यूस पीओए अलाउ हो जाए, यानी जिसका इस साल का टैक्स और एनआईसी पिछले साल से गिर जाए, तो उसको ये अलाउ है कि वो अपना पीओए इसी साल की बेसिस पे दे दे जिस साल पे वो खड़ा है, यानी 22-23 का पीओए 21-22 नहीं, 22-23 की ही रेलिवेंट अमाउंट पे निकल जाएगा, जो कि कैसे निकलेगा, जो कि सर ऐसे निकलेगा कि रिड्यूस्ड पीओए 22-23 पे ही निकल जाएगा। रेलिवेंट अमाउंट ऑफ 22-23 इज 4500, डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आता है, 2250। ये है पीओए की अमाउंट, पीओए 1 की भी, पीओए 2 की भी, इतना इतना पीओए इसको देना चाहिए। तो हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि भाई देखो पीओए हमेशा पिछले साल के डेटा की बेसिस पे होता है, लेकिन ऐसा आदमी जिसकी रेलिवेंट अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में गिर जाए, कम हो जाए, तो उसका पीओए पिछले साल के डेटा की बेस पे नहीं, इसी साल के डेटा की बेस पे होगा, यानी इसी साल की वर्किंग है, अमाउंट है, रेलिवेंट अमाउंट है 4500, उसका आधा करो तो 2250, 2250 विल बी द पीओए अमाउंट। अब इस चरिए ने, इस पागल आदमी ने एक्चुअल कितना पीओए दिया है, 1000 का, जी कितने से इसने गड़बड़ की है, क्या इसने ये 1250 कम दिया कि नहीं दिया अपनी मर्जी से, जी गवर्नमेंट ने कहा बेटा तुझे रिड्यूस अलाउ है, लेकिन रिड्यूस की भी एक लिमिट है, एक हद है, आपके दिल से नहीं होगा वो, 22-23 की बैलेंसिंग अमाउंट का आधा आधा इस विल बी द रिड्यूस पीओए। इसने गवर्नमेंट की नहीं सुनी, इसने अपने दिल की सुनी और कितना पीओए पे कर डाला, 1000 का पीओए कर डाला। होना था 2250 का एक पीओए, इसने एक पीओए की अमाउंट 2250 की जगह 1000 जमा कराई और दूसरे की भी इतनी ही जमा कराई, इसका मतलब इसने 1250 की डंडी मारी, 1250 से पीओए रिड्यूस किया, कम किया, राइट और रॉन्ग। जी और फिर जब बैलेंसिंग पेमेंट हुई, जब इसने सारा क्लियर कर दिया, लिखा हुआ है ना द करेक्ट बैलेंसिंग फिगर, ये इसने बैलेंसिंग पेमेंट जो 2500 बनी उसके ऊपर वो उसने जनवरी में चुका दी, यानी इसने अपना वो पाक साफ तो कर लिया, लेकिन इसने पाक साफ कब किया, क्लीन कब किया खुद को, बैलेंसिंग के टाइम पे क्लीन किया, राइट और रॉन्ग। तो गवर्नमेंट को उसने पीओए के 1250 कब तक रुलाया, कब तक गवर्नमेंट के ये पैसे अपने पास रोक के रखे, इंस्टेड ऑफ पेइंग 2250 ही पेड 1000, और ये कब तक इसने गवर्नमेंट का पैसा अपने पास संभाल के रखा, जब तक ये बैलेंसिंग पेमेंट नहीं हुई, राइट और रॉन्ग। पीओए 1 कब पे होता है, 31 जनवरी 2023, पीओए 2 कब पे होता है, 31 जुलाई 2023, इस डेट से इस डेट तक, इस डेट से इस डेट तक, यानी 31 जनवरी तो इन्होंने 1 फेब लिख दिया है, तो सही है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी,
पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसको 1250 की अमाउंट पे, जो पीओए 1 इसने 1 साल तक दबा के बैठा रहा। और दूसरा पीओए जो 31 जुलाई पे देना था और इसने क्लियर किया है बैलेंसिंग के साथ, मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे लग जाएगा। 3.25% 1 साल का लगेगा पहले पीओए लेट पे, और दूसरा जो है उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमने इस क्वेश्चन से बड़ी टेक्निकल बातें सीखी हैं। पहली बात, पीओए हमेशा पिछले साल की वैल्यूज पे होता था, लेकिन ऐसा आदमी जिसकी रेलेवेंट अमाउंट यानी जिसका इनकम टैक्स और एनआईसी 4 22-23 में 21-22 के मुकाबले में कम हो, तो उससे हम पीओए पिछले साल की बेसिस पे नहीं 22-23 की बेसिस पे ही लेते हैं, जो कि इस बंदे का बन रहा था 4,500 डिवाइड बाई 2, 2250। लेकिन इसने होशियारी की, इंस्टेड ऑफ ही पेड 2250, इसने गवर्नमेंट को 1,000 पाउंड की पीओए की पेमेंट करवाई, लेकिन टाइम पे कराई। गवर्नमेंट ने बोला बेटा तुझे 1,000 नहीं देना था, तुझे 2250 देना था। कब देना था? 31 जनवरी 2023 को। इसने ये क्लियर कर दिया है, लिखा हुआ है ना, द करेक्ट बैलेंसिंग पेमेंट, सब कुछ सही कर दिया उसने, जीरो कर दिया जनवरी 24 में। तो 1 साल लेट किया। कितनी अमाउंट लेट की? 1250। तो 1250 पे 1 साल का इंटरेस्ट। और दूसरा पीओए 2250 का देना था, इसने 1250 दिया है। ये भी कितना लेट किया? ये गिन लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने लेट किया, तो इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट इसको चार्ज हुआ। ये है आपके पास पीओए, रिड्यूस्ड पीओए की कहानी। इसमें कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? नहीं। कॉपी किया? हाँ, लिख लिया। पेपर में क्वेश्चन रिड्यूस पीओए का आएगा। अगर कुछ कमी रह गई, जो अभी हमने समझा है क्वेश्चन इंटरेस्ट वाले के साथ समझा था ना, अब हम इसको अलग से करके एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है? जब भी क्वेश्चन रिड्यूस पीओए बोलेगा, तो पहले हम तय करेंगे कि वाकई रिड्यूस पीओए है कि नहीं है। रिड्यूस पीओए कब होता है? जब 21-22 और 22-23 को कंपेयर करते हैं, एनआईसी 4 और इनकम टैक्स ये इधर कम हो, सॉरी, इधर ज्यादा हो और इधर कम हो। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो ही रिड्यूस्ड पीओए होता है। और रिड्यूस पीओए क्या होता है? वैसे हम क्या करते थे, रेलेवेंट अमाउंट लेते थे। वैसे उसूलन क्या था, 21-22 की उसको डिवाइड बाई 2 करते थे, पीओए आ जाते थे फॉर 22-23। ये पीओए का उसूल था, करेक्ट? लेकिन जब ठीक। रिड्यूस पीओए की तरफ जाओगे, अगर ये हाँ हो जाए कि वाकई रिड्यूस पीओए करना है, तो फर्क क्या पड़ता है? पिछले साल के डेटा पे नहीं, इंस्टेड ऑफ 21-22 हम इसी साल के डेटा की बेस पे पीओए निकाल लेते हैं। ये फर्क है रिड्यूस पीओए और नॉर्मल पीओए में। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब हम चेक, ठीक। तो कहता है इनकम टैक्स लायबिलिटी एनालिसिस फॉर द ईयर 22-23 4,846, और पिछले साल था 6,360। पिछले साल ज्यादा है, इस साल कम है। रिड्यूस पीओए की शर्त मीट हो गई, यस ही कैन गो फॉर इट। तो मतलब इस साल की ही वैल्यू इंस्टेड ऑफ पिछले साल की वैल्यू, इसी साल यानी 22-23 की वैल्यू की बेसिस पे ही पीओए कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज आंसर डी फॉर डक। एनी प्रॉब्लम इन दैट? नहीं। चीज होती है इंटरेस्ट, और एक चीज होती है पेनल्टीज। कुछ लोग इसको सेम समझ लेते हैं कि गलती करते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। हम टैक्स पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट अप्लाई होता है लेट पेमेंट पे। किस पे अप्लाई होता है? लेट पेमेंट पे।
अब वो पेमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, वो पीओए 1 हो सकता है, पीओए 2 हो सकता है, या वो बैलेंसिंग पेमेंट हो सकती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपने लेट पे करी है ना, तो गवर्नमेंट आपसे 3.25%, कितना, लेट पेमेंट पे 3.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो हमने अभी सीख भी लिया है। करेक्ट और रॉन्ग? जी। अब इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक है, वो तो देना है। लेट इंटरेस्ट, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट तो देना है, वो पेनल्टी नहीं कहलाती। वो कहते हैं वो तो गवर्नमेंट का हक है, ये कंपनसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट charged by HMRC in the case of late payment of these things is called compensation। ये कंपनसेशन कैसे है सर, जरा आप इसको समझाएंगे? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल समझाएंगे। कंपनसेशन का मतलब ये है कि देखो, ये पैसा गवर्नमेंट को टाइम पे मिलता तो गवर्नमेंट इस पैसे से क्या कर सकती थी? रोड बना सकती थी, लोगों को एजुकेट कर सकती थी, या फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट इसको बैंक में रख के 2% ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कमा ही सकती थी, प्लस जो एक्स्ट्रा काइबोर लाइबोर वगैरह चलता है, तो 3.25% गवर्नमेंट उस पैसे से कम से कम अर्न कर लेती। आपने लेट किया, गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट ने इस पैसे को लेट हासिल किया, जिसपे वो 3.25% सूद कमा सकता था गवर्नमेंट, वो आपकी वजह से गवर्नमेंट ने नहीं कमाया, तो उसको कंपनसेट करना इज द इंटरेस्ट। अब आपने बदतमीजी भी की है ना, एक ये तो कंपनसेट करो, गवर्नमेंट का जो नुकसान किया है ना वो भर दो आप, ये है इंटरेस्ट। लेकिन हुकूमत ने यूके को टाइम पे नहीं दिया, लेट पेमेंट करी, इसकी सजा भी मिलेगी बेटा। एक तो आपको कंपनसेट करना है उनको, कि उनका जो पैसा टाइम पे नहीं दिया जिसपे वो इंटरेस्ट कमा सकते थे, वो नहीं कमाया, तो वो आपसे कमा लेंगे। मजीद आइंदा आप ऐसी बदतमीजी ना करो तो आप पे फाइन भी लगाएंगे, आपको पेनलाइज भी करेंगे, पेनल्टी भी आप पे लगाएंगे। बात समझ आ रही है? जी। अब पेनल्टीज किस अमाउंट पे होती हैं? तो पेनल्टीज जो है वो पीओएस पे नहीं होती, पेनल्टीज पीओएस पे नहीं होती, यानी बैलेंसिंग पेमेंट पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस पे लगेगी? बैलेंसिंग पेमेंट पे लगेगी। यानी अगर आपने बैलेंसिंग पेमेंट लेट करी है तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पीओए लेट करा है तो इंटरेस्ट होगा, बैलेंसिंग पेमेंट लेट करी है तो इंटरेस्ट तो देना है, साथ ही साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जी। तो कितनी पेनल्टी देंगे? तो दे देना भाई जो दिल चाहे, इस टेबल के मुताबिक। तभी तो वहां पे लोग सीधे चलते हैं, एक एक चीज की दो दो सजाएं रखी हुई है, इंटरेस्ट भी दो, पेनल्टी भी दो, तो लोग सीधे हो जाते हैं। देखो जरा, पेनल्टी क्या है? अगर 1 महीने से ज्यादा कम लेट है तो खैर है, माफ किया। 1 महीने से ज्यादा लेट किया है तो कितनी पेनल्टी? 5% ऑफ दी बैलेंसिंग पेमेंट का अमाउंट। 1 महीने लेट किया है, 1 2 3 4 5 महीने, 6 महीने तक लेट किया है, तो 5% पेनल्टी ले लेंगे। अब आप ऐसे आदमी हो जिसने 6 महीने से भी लेट कर दिया है, तो आपसे शुरू के 6 महीने का 5 और अगले 6 महीने के हिसाब से 5% पूरा लेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा 8 महीने लेट जो है वो पे करता है, इंटरेस्ट तो देगा 8 महीने का, साथ ही साथ 8 महीना सेकेंड रो में फॉल करता है, तो कितना परसेंट पेनल्टी देगा ओवरऑल? 10%। 10। फिर एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल टुन है, बिल्कुल फारिग, 1 साल से भी लेट जो है वो बैलेंसिंग पेमेंट, 31 जनवरी 2024 को बैलेंसिंग पेमेंट करनी थी, ये हाजी साहब जो है वो तकरीबन 13 14 महीने बाद बैलेंसिंग पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ कितने परसेंट फाइन होगा? 15। अगर ये 1 महीना लेट होता तो 5% था,
6 महीने से ज्यादा, यानी इसको मैं यूं लिखूं 1 to 6 months अगर होगा तो 5%, 6 से 12 महीने लेट होगा तो 10% हो जाएगी, ओवर क्यूमुलेट होती है ना ये। और इसके बाद अगर 12 से भी ज्यादा लेट हो गया तो 15% फाइन हो जाएगा। ये बात समझ आती है? इसमें जी। एक छोटा सा एग्जांपल है। एक बंदा है, शरीफ आदमी, लेकिन थोड़ा सा ढीला है शरीफ लेकिन ढीला है, यानी लेट आदमी है, लेट टैक्स पे करता है। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पूछा है, दोनों। तो पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ें पहले। कहता है भाई ड्यू अमाउंट थी इतनी, और ये अमाउंट का नाम है बैलेंसिंग पेमेंट। 1200 खाली इसने पे किया है ड्यू डेट तक। इसका मतलब यहीं से पता चल गया अनपेड अमाउंट कितनी है, 4800। 4800। चलो, state out the interest and penalties that will be payable and state the implication of continued non-payment of the liability। थोड़ा सा पूछा है डिटेल ना, मैं समझाऊंगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे चार्ज होगा? 3800 ना, मैंने गलत लिख दिया था। 3800 पे 3.25% इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर द पीरियड। ये पीरियड क्या होगा? ये पीरियड होगा जो, इसकी ड्यू डेट क्या है, बैलेंसिंग पेमेंट की ड्यू डेट यही होती है ना। तो 1 Feb 2024 से चलेगा, और कब तक चलेगा? टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यानी इस बंदे को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 फरवरी से लेके उस दिन तक, यानी उस महीने के एंड तक, जब तक कि वो इसको क्लियर नहीं कर देता। बात समझ आती है? है। हाँ, जी। कोई सवाल? नहीं। लेट पेमेंट पे पेनल्टी कितनी होगी? अब पेनल्टीज का टेबल हमें पता है ना। 1 महीना, क्या रूल था, यानी 5% पेनल्टी होती है 1 month आफ्टर ड्यू डेट। करेक्ट और रॉन्ग? जी। कहते हैं कि अज्यूम कि इफ ही पेड बाय 29 फरवरी, 1 महीने का टाइम है ना, 28 फरवरी लिखो या 29 फरवरी लिख लो, 29 फरवरी तक अगर ये पे कर देता है तो इसको 3800 पे 5%, मतलब कितनी फाइन देना पड़ेगा? 190 का। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। अब अगर ये आदमी लेट करता है 6 महीने तक, यानी ये 1 से 6 महीने हो गया ना, 1 मंथ हो गया। जी। अब क्या होगा, 6 महीने कब होंगे? 5% पेनल्टी और लग जाएगी, फर्दर पेनल्टी, फर्दर 5% मजीद, वो भी 5% ही है। इसका मतलब 190 ही आएगा ना, अमाउंट तो 190 ही रहेगा। इफ द टैक्स इज नॉट पेड बाय, 6 महीने गिन लेता हूं तो जुलाई आ जाता है। करेक्ट और रॉन्ग?
और फिर तीसरा क्या है, 5% फर्दर मजीद 190 का फाइन होगा अगर इफ द टैक्स इज नॉट पेड। अब यहाँ पे क्या है, 12 महीने। 12 महीने मतलब जिस दिन ड्यू था वही दिन लिख दो। जनवरी 24 दिन था ड्यू, तो जनवरी क्या हो जाएगा, ये 25। यानी बात क्या हुई, वो टेबल जो था हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले कि मोर देन 1 मंथ लेट होगा तो लग जाएगा 5%। फिर 6 महीने तक लेट हो, इससे बाद हो गया, 6 महीने से ऊपर निकल जाएगा तो मजीद एक 5%, और 1 साल से ऊपर निकल गया तो फिर ये डेट, यानी इस डेट और इस डेट को ये इसके फाइन बढ़ते चले जाएंगे। ये बात समझ आती है। तो ये हमने आज जो है वो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी देख लिया और लेट पेमेंट पे पेनल्टी यानी फाइन को भी देखा है। इसको, ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा चैप्टर है। सूखा सूखा इसलिए कि इसमें ये अजीब सी बातें हैं ना, फजूल सी बातें हैं। ये हम पहले इसीलिए करवा देते हैं 1-1.5 महीना पहले, ताकि आपके पास टाइम हो और इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकें, क्योंकि इससे लास्ट अटेम्प्ट में 13 मार्क का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये इस चैप्टर को बिल्कुल हल्का नहीं समझिएगा। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसमें दो बातें हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको टैक्स पे करना है और आपने वो टैक्स लेट पे किया है। क्या किया आपने, वो टैक्स लेट पे किया है। अगर आपने टैक्स की पेमेंट लेट की है तो आपको इंटरेस्ट वो 3.25% के हिसाब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या, कौन सा टॉपिक, पेमेंट ऑफ टैक्स लेट करी है तो वो 3.25% वाला इंटरेस्ट तो दोगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट आपसे फाइन भी लेगी। और वो फाइन या पेनल्टी कैसे लेती थी, तो ये हमने पढ़ा था कि अगर 1 महीने से ऊपर लेट हो जाएगा तो 5%, 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो 5 जो है वो 10 बन जाएगा, क्योंकि एडिशनल 5 लग जाता है। और अगर 12 महीने से लेट हो जाएगा तो वो जो 5 है और फिर जो 5 हुआ था उसमें एक और 5 यानी 15 हो जाएगा। यानी अगर 1 महीने मोर देन 1 मंथ है तो 5 रहता है, मोर देन 6 है तो 5 उसमें ऐड होके ये 10 हो जाता है, और एडिशनल यानी मोर देन 12 मंथ्स है तो इसमें 5 एक और ऐड होके ये 15 हो जाता है। राइट और रॉन्ग, नहीं। कोई सवाल? नहीं। अब देखो, मेरी बात यहाँ तक तो क्लियर है कि पेमेंट ऑफ टैक्स अगर मैं लेट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों देनी है। लेकिन जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो हमने एक बात की थी, फाइलिंग, फाइलिंग आ रिटर्न। गवर्नमेंट को उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि भाई मेरे ऊपर कितना टैक्स बनेगा, मैं टैक्स पेयर हूं कि नहीं हूं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, कि भाई मैं आपको कितना टैक्स देने वाला हूं। ये जो डिटेल है इसको रिटर्न बोलते हैं। ये सेल रिटर्न नहीं है, ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने वाला रिटर्न है जो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक फॉर्मेट्स पे होता है। ये हैंडआउट से मैंने तस्वीर उठा ली कि भाई देखो, मैनुअल रिटर्न जमा कराएंगे तो वो तारीख है 31 अक्टूबर, और इलेक्ट्रॉनिक जमा कराएंगे तो वो डेट है 31 जनवरी 2024। अब इंसान है ना, इंसान खता का पुतला है या पतीला है पता नहीं, तो इंसान जो है वो गलतियां करता है, तो वो रिटर्न भी तो लेट करेगा। तो देखो, अगर वो रिटर्न लेट करेगा ना तो हम उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उससे हम सिर्फ लेंगे पेनल्टी। क्या लेंगे, पेनल्टी। अब पेनल्टी कैसे लेंगे, एक सवाल है। तो बड़ा आसान है पेनल्टी भाई। पेनल्टी ये है कि अगर आप लेट हुए
तो हम आपसे सीधा सीधा लेट होने पे 100 पाउंड ले लेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज यू आर बीइंग लेट। आप लेट हैं भाई, आप लेट हैं, एक दिन लेट हैं या 100 दिन लेट हैं, 100 पाउंड तो पहले छुट्टे करा दो, इज्जत से 100 पाउंड दे दो। यानी अगर आप लेट हुए तो पहला काम क्या करना है, 100 का पत्ती जो है, 100 पाउंड की जो नोट है वो आपने गवर्नमेंट को इज्जत से दे देनी है। फिर इसके बाद ड्यूरेशन के हिसाब से मजीद फाइन भी आप पे लगेगा। यानी लेट होने की सजा कितनी है, 100 पाउंड। फिर अब हम देखेंगे कि ये लेट में मजीद हम कितना आपसे खींच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेट हो गया बेटा, अच्छा 100 पाउंड दे दे पहले, तो आपने 100 पाउंड निकाल के दे दिए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा लेट तो हो गया था, 100 पाउंड तो दे दिए तूने, लेकिन तू लेट कितना हुआ है, 3 महीने लेट हो गया है? नहीं नहीं सर मैं सिर्फ 2 महीने लेट हूँ। अच्छा चल जा, माफ किया, 100 पाउंड में खलासी हो गई आपकी, ओके। लेकिन अगर आपने 3 महीने लेट कर दिया है तो 100 पाउंड तो हम लेंगे, मजीद पर डे के हिसाब से 10 पाउंड भी लेंगे। यानी 3 महीने का मतलब 90 दिन होंगे, तो 900 पाउंड, 10 पाउंड के हिसाब से 90 दिन का मतलब 900 पाउंड एक और ले लेंगे। 100 पाउंड अपनी जगह लेंगे, प्लस पर डे के हिसाब से जो है वो 10 पाउंड भी ले लेंगे। अब एक बंदा है, वो ज्यादा ही सुस्त आदमी है, वो 6 महीने लेट हो गया। अब वो 6 महीने लेट होके रिटर्न जमा करवाने आया। हमने बोला हाँ भाई कैसा है, उसने कहा ठीक। हमने बोला बेटा तुम लेट हो, उसने कहा जी सर मैं लेट हूँ। हमने बोला बेटा पहले तो हमें 100 पाउंड दे दो, लेट हो ना इसलिए 100 पाउंड दे दो। उसने बोला लब्बैक, ये ले लो 100 पाउंड। हमने 100 पाउंड ले लिए। फिर हमने पूछा बेटा तुम कितने महीने लेट हो, उसने बोला सर 6 महीने हो गए। हमने बोला वाह 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 जबरदस्त, मुर्गा आ गया मुर्गा, इस मुर्गे को अब हम हलाल करेंगे। कैसे हलाल करेंगे जरा ध्यान से देखना। हम बोलेंगे बेटा देखो 6 महीने में जो है ना, ये जो 3 महीने वाली पेनल्टी है, 10 पाउंड इंटू 90 दिन, ये हो गए 900 पाउंड। एक ये भी निकाल ले बेटा, शाबाश। 100 पाउंड लेट होने के दे दे, 3 महीने लेट होने के 900 पाउंड तो दे दे। उसने 100 पाउंड दिए, 3 महीने, यानी वो रियल में 6 मंथ्स लेट है, लेकिन 6 में 3 महीने भी होते हैं ना, तो 3 महीने वाली लेट की पेनल्टी 900 पाउंड भी दे दे। और और जो तेरा टैक्स बनता था ना बेटा, उसका 5% ऑफ टैक्स भी दे दे। सब तो ले लेंगे बेचारे का, छोड़ा क्या उसके पास, तो वो भी ले लिया। 3 3 फाइन। कौन कहता है 6 महीने लेट हो, हमने थोड़ी कहा था। तू लेट हुआ है तो 100 पाउंड लेट होने के दे, 900 पाउंड 3 महीने से ज्यादा लेट होने के दे, और 6 महीने लेट होने का फाइन अपनी जगह अलग है, जो कि है 5% ऑफ टैक्स। अब एक सवाल है, अब ये बंदा जो था ना, इसका टैक्स बनता था, टैक्स पेएबल आता था इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका टैक्स पेएबल आ रहा है 1000 पाउंड। कितना आ रहा है, 1000 पाउंड। 6 महीने से ऊपर ये लेट है, तो 5% लगाओ, कितना होता है ये, 50 होता है। कितना बन जाता है, 50 बनता है ना। जी आपको आवाज आ रही है, जी सर। 50 बनता है। हाँ। तो 100 पाउंड लेट होने के पकड़े, 3 महीने भी हो चुके, 900 पाउंड एक पकड़े, 5% ऑफ टैक्स विच इज कमिंग 50 ओनली। तो हमने कहा बेटा 50, हम इतने गए गुजरे नहीं है, वी आर टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिमम हम तुझसे 300 पाउंड तो लेंगे। यानी आपका आंसर अगर 300 पाउंड से कम हो, 5% ऑफ द टैक्स ड्यू, 5% ऑफ टैक्स ड्यू जो है वो 300 पाउंड से कम आए तो हम 300 पाउंड लेंगे, ज्यादा आएगा तो जो आएगा वो ले लेंगे। इसलिए यूके में लोग सीधे चलते हैं, क्योंकि सजा ऐसी देते हैं ना, सजा ऐसी जबरदस्त देते हैं ना, कि एक बार बंदा लेट होता है बस जिंदगी में, या फिर कोई उसका दोस्त यार रिश्तेदार लेट हुआ होता है रिटर्न जमा कराने में, तो उसकी हालत वो देख के डर जाता है।
और टाइम से पहले ही रिटर्न जमा करवा देता है। तो फाइन या पेनल्टीज ऐसी हार्श रखो कि लोग डरें गलती करने से। बात समझ आ रही है? जी। अब एक इंसान है, वो थोड़ा ज्यादा ही सुस्त था। वो समझो कि वो अपना कोई था, यहीं का था, अपने मूल देश का आदमी, एशिया का कहीं का था वो। अब उसको पता ही नहीं था कि यूके में इतना सख्ती से वो इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। वो समझा अपना है पाकिस्तान इंडिया, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से कराएंगे। वो कितना लेट हो गया, वो 12 महीने लेट हो गया बेचारा। 12 महीने लेट होने के बाद वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा। टैक्स ने कहा बेटा लेट हो, 100 पाउंड तो दे दो। फिर कितना लेट हो? उसने कहा सर ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 महीने, 1 साल 2 महीने कुछ, 1 साल से तो ज्यादा हो गया। अच्छा, साल से ऊपर हो गया है? तो साल में पहले 3 महीने की पेनल्टी निकालो, 10 पाउंड पर दिन इंटू 90 दिन। चल बेटा एक तो ये 900 पाउंड दे हमें। लेट हुआ 100 पाउंड, 3 महीने वाली पेनल्टी 900 पाउंड। फिर बेटा 6 महीने वाली पेनल्टी भी तो है, वो 5% ऑफ टैक्स, ये भी दे। और अब हम बात करेंगे एडिशनल, एक और। तो हमने अब इससे पूछना है बेटा आप क्यों लेट हुए? उसने कहा यार सर समझ नहीं आया, पता नहीं लेट हो गया। तो कहा चल यार तेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तू चोर आदमी नहीं है, नॉन डेलिबरेट है, यानी कोई चोरी चपाटी नहीं करना चाहता था। तो 5% ऑफ टैक्स मजीद दे दे, 5% ऑफ टैक्स मजीद दे दे, और मिनिमम वही 300 है यहाँ पे भी। लेट होने का नुकसान 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का मजीद। बात समझ आती है? टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा कि बेटा तू लेट क्यों हो गया? तो ये पता चला कि ये अपना एशियन स्टाइल था। अरे भाई अभी हम करा रहे हैं ना, ले लो ना। यानी जानबूझ के लेट हुआ तू? तू लेट हुआ जानबूझ के? तूने यूके को नॉन सीरियस लिया? यू आर जोकिंग अस? तो ये 5 नहीं लेंगे हम तुझसे बेटा, 5 की जगह हो जाएगा ये 70%। यानी तू जानबूझ के लेट हुआ है। नॉन डेलिबरेट ये था कि सर मेरे को कोविड हो गया था, मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था, या मैं इंडिया चला गया था या पाकिस्तान चला गया था, वहां पे वीजा के मसले में फंस गया था, यूके आ नहीं सकता था। कोई जेन्युइन रीजन हो तो 5% लेंगे 12 महीने से ऊपर। लेकिन अगर ऐसे ही सब भूल गया सर, वो थोड़ा सा ऐसे ही रह गया, अच्छा ऐसे ही जानबूझ के, चल बेटा 70% टैक्स दे तू तो शाबाश, ये 5% की जगह 70% लेंगे। और गवर्नमेंट को ये लगा कि है तो जानबूझ के, लेकिन ये छुपा भी रहा है, झूठ बोल रहा है हमसे। एक होता है, देखो बंदे ने कहा देखें गवर्नमेंट में 1 साल लेट हो गया हूँ, मेरे को जो है वो ब्रेन हेमरेज हो गया था, मैं बेड पे था, 1 साल कोमा में था, तो अभी उठा हूँ और डायरेक्ट टैक्स भरने आ गया हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा चल बेटा तू तो सही है, तू 5% फाइन दे, एडिशनल फाइन जो होगा वो 5% दे दे। एक बंदा, गवर्नमेंट, देखो सच्चा आदमी हूं मैं, सुस्ती हो रही थी, वर्किंग नहीं हो रही थी मुझसे, सच बोला उसने, तो 5 की जगह 70 कर दिया। एक बंदा, गवर्नमेंट से पंगा, झूठा झूठा पंगा, तो उसको 70 की जगह 100% फाइन कर दिया, यानी जितना टैक्स देना है वो डबल टैक्स देगा। ये है रिटर्न्स की पेनल्टीज। इसमें कोई सवाल? नहीं। यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं। अब हम आते हैं आगे।
अब ये तो अभी तक हमने जो फाइन्स पढ़े हैं ना, अभी तक हमने जो पेनल्टीज पढ़ी है ना, अभी तक हमने जो पेनल्टीज पढ़ी है ना, उसके अंदर ये था कि आपने रिटर्न लेट जमा करवाया या टैक्स लेट पे करा। अब जो पेनल्टीज आप पढ़ने जाएंगे वो थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक मतलब अब चोरी चपाटी, 2 नंबरी, फ्रॉड, इस तरह की बातें करेंगे। अब देखो, अब है कुछ स्टैंडर्ड पेनल्टीज, ये थोड़ी खतरनाक पेनल्टी हैं। ये पेनल्टी कब लगती है, पहले तो ये शर्तें हैं। स्टैंडर्ड पेनल्टी कब कब अप्लाई होती है, तो 2 शर्तें हैं। पहला, आपने रिटर्न टाइम पे जमा करवाया लेकिन वो रिटर्न गलत था। अभी तक जो फाइन्स पड़े हैं वो लेट के पड़े हैं, लेट हो गया लेकिन दुरुस्त था, लेट हुआ लेकिन करेक्ट रिटर्न जमा हुए थे। अब है 2 नंबरी, रिटर्न जमा करवाया लेकिन गलत, रॉन्ग रिटर्न जमा करवाया, या फिर आपने गवर्नमेंट को नोटिफाई नहीं करवाया कि मुझे टैक्स देना है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो गवर्नमेंट आपके टैक्स ड्यू का बहुत ज्यादा फाइन ले सकती है। और वो कैसे होता है, जरा ध्यान से समझना। वो ऐसे होगा कि भाई, एक इंसान है, उससे गलती हो जाती है, गलत रिटर्न जमा करवाया, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि भाई एक जीरो आगे पीछे हो गया था, ट्रांसपोजिशन एरर था, यानी इट वाज एन एरर, ह्यूमन एरर या सॉफ्टवेयर का एरर। एरर है, एरर, एरर मतलब अनजाने में होने वाली गलती। तो गवर्नमेंट बोलेगी तुसी यूके दे सिटीजन हो, ਤੁਹਾਨੂੰ को हमने माफ कीता, कोई टैक्स आपसे, कोई फाइन हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि भाई ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि आप केयरलेस थे, आप सुस्त थे। तो गवर्नमेंट आप पे 30% ऑफ टैक्स ड्यू, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी ना, उसका 30% फाइन लगा देगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये केयरलेसनेस नहीं थी, आपने जानबूझ के किया था, लेकिन पकड़ में आ गए तो आपने मान लिया, जानबूझ के आपने टैक्स अंडर स्टेट किया था लेकिन पकड़ में आ गए तो आपने मान लिया, तो गवर्नमेंट आपसे 70% ऑफ लाइबिलिटी फाइन की फॉर्म में लेगी। और पकड़े गए कि 2 नंबरी जानबूझ के की है, जानबूझ के टैक्स कम किया है, और जब पकड़े गए तो अपनी गलती मान भी नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ लोगों की आदत होती है ना, गलती माननी होती ही नहीं है, हालांकि सब साबित हो जाता है। तो जानबूझ के किया और गवर्नमेंट बोल रही है तो आप अड़ी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आपसे 100% फाइन लेंगे आपकी टैक्स लायबिलिटी का। यानी अगर 10,000 टैक्स लायबिलिटी बनी है तो 10 तो टैक्स लायबिलिटी है, 10,000 जो एक्चुअल लायबिलिटी मजीद जो बननी चाहिए थी, उसका 100% जो है वो हम आपसे फाइन की फॉर्म में पकड़ लेंगे। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। करेक्ट। क्या होता है, ये आपके सामने ऐसी कुछ एग्जांपल हैं कि देखो, गलती गलती गलती, आपने इनवॉइस गलत डाली, आपने डेटा गलत डाला, आपने जो है वो सप्लायर की गलत इंफॉर्मेशन होल्ड की, विद होल्डिंग का डेटा गलत डाला, यानी यू नेम्ड इट। गलती मतलब यू नेम्ड इट, फॉल्स इंफॉर्मेशन, अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स, अंडर इनवॉइसिंग, मिसिंग सम बिल्स, मिसिंग सम इनवॉइसेस। ये सारी चीजें जो हैं, किस तरह से आप अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। रॉन्गफुली चार्जिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस, आपको पर्सनल अलाउंस मिलना ही नहीं चाहिए था लेकिन आपने फिर भी रिटर्न में पर्सनल अलाउंस डाल दिया। तो ये सब मसले मसाइल है ना, इन सब मसले मसाइल की वजह से आपका रिटर्न इनकरेक्ट हो जाता है। आपको रिकॉर्ड संभाल के रखना है, टैक्स का रिकॉर्ड संभाल के रखना है। टैक्स पेयर मस्ट कीप द रिकॉर्ड्स।
अब देखो इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है या सीजीटी का रिकॉर्ड है, तो सिंपल ये है कि भाई देखो बात समझो, जो आपका बिजनेस रिलेटेड बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें इनवॉइस हो, उसमें कस्टमर की इनवॉइस हो, सप्लायर के डेटा हो, कोई भी चीज हो, आपका टैक्स ईयर 22-23 है ना, आपको ये सारा डेटा 31 जनवरी 2029 तक संभाल के रखना है। जो आपकी ट्रेडिंग इनकम से या सीजीटी से रिलेटेड डेटा है, 31 जनवरी 2029 तक संभाल के रखना है। नॉन ट्रेडिंग इनकम रिलेटेड डेटा को एक साल यानी 31 जनवरी 2025 तक संभाल के रखना है। और वैल्यू एडेड टैक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका डेटा आपने 6 साल तक संभाल के रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते और गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया कि आपने रिकॉर्ड टाइम तक मेंटेन नहीं किया है, तो आपको मैक्सिमम ऑफ 3,000 तक का फाइन हो सकता है एक साल के लिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको डेटा 5 साल तक संभालना था, तो एक साल का 3, तो 5 साल का 3 5 15,000 पाउंड का फाइन हो सकता है। गवर्नमेंट 3,000 पाउंड से ज्यादा का फाइन नहीं कर सकती एक साल के लिए। हाँ, 3,000 से कम का कर सकती है। वो जो एचएमआरसी का ऑफिसर आपको फाइन देने आएगा, ये उसकी मर्जी है। वो सीवियरनेस ऑफ रिकॉर्ड्स की कीपिंग में फेलियर को देखेगा। यानी यूं समझ लो कुछ भी नहीं है, तब वो डायरेक्ट हाई पेनल्टी 3,000 लगा देगा। थोड़ा सा मिसिंग है डेटा, तो हो सकता है 100 पाउंड 200 पाउंड का पेनल्टी लगा दे। 3,000 पाउंड का जो मैक्सिमम है, वो सिर्फ और सिर्फ सीवियर केसेस में ही लगता है, वरना इसमें कम अमाउंट करके फाइन किया जाता है। क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे डेटा मिस हो जाता है, इंसान है हम सारे। इसके बाद है कंप्लायंस। देखो आपने रिटर्न जमा करवाया, रिटर्न जमा हो गया, आपने रिटर्न जमा करवाया, रिटर्न जमा हो गया। अब आपने सही जमा कराया गलत जमा कराया, ये तो आपका ईमान है ना। अब एचएमआरसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा नसीब। अब देखो करोड़ों लोग या हजारों लोग लाखों लोग रिटर्न जमा करवाते हैं, क्या एचएमआरसी एक एक का रिकॉर्ड चेक करता है? नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात करो, कुछ करोड़ों लोग रिटर्न जमा करवाते हैं, क्या हमारा एफबीआर जो वहाँ एचएमआरसी अपने एफबीआर है, क्या एफबीआर के सबका ऑडिट करता है? नहीं कर सकता। तो ये रैंडमली सिलेक्ट होता है, और जिसके नाम निकलता है उस बेचारे का बैंड बजता है और उसका चेक हो जाता है। तो भाई वहां पे भी यही है कि कंप्लायंस चेक क्या होता है, एचएमआरसी जो है वो कुछ लोगों पे रैंडमली सिलेक्ट करता है और उनको नोटिस भेजता है कि भाई हम आपका जो है वो क्या करने आ रहे हैं, ऑडिट करने आ रहे हैं। और जब ऑडिट करने आते हैं तो समझ लो मर गए। अगर आपने कोई भी गवाड़ा किया है ना रिटर्न में, और एचएमआरसी ने आपको नोटिस भेज दिया कि बेटा हम आ रहे हैं, तो आप मर गए। अब एचएमआरसी इंक्वायरी कब कर सकता है? देखो वहां पे रूल्स हैं, हर किसी का इख्तियार जो है, उसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो लिमिटेड है। एचएमआरसी आपको नोटिस दे सकता है रिटर्न जमा होने के एक साल के अंदर अंदर। यानी रिटर्न जमा हो गया, उसको एक साल गुजर गया, अब एचएमआरसी आपको ऑडिट नहीं कर सकेगा। एचएमआरसी हैव ओनली 1 year टू इंक्वायर यू। यानी उसको नोटिस दे देना है कि भाई हम आपको चेक करने आ रहे हैं। अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो एचएमआरसी कैन नॉट इंक्वायर ऑन यू। ठीक है, ये उस सूरत में है जब आपने रिटर्न टाइम पे जमा करवाया हो। अगर ड्यू डेट पे रिटर्न जमा करवाया है तो एचएमआरसी के बाद एक साल होता है आपको नोटिस भेजने के लिए कि हम आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट जमा करवाया है, तो फिर एचएमआरसी जो है वो आपने जिस दिन रिटर्न जमा करवाया है ना, उसके बाद जो नियरेस्ट क्वार्टर एंड होता है, क्वार्टर मतलब या तो जनवरी 31, अप्रैल 31, 31 जुलाई या अक्टूबर 31, जब जिस दिन आपने जमा करवाया है उस दिन नहीं, उस दिन के बाद जो इनमें से ये 4 डेट्स लिखी हुई है ना, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, आपने जिस दिन भी जमा करवाया उसके बाद सबसे पहले जो डेट इन चारों में से आएगी
उस डेट से 1 साल के अंदर आपको नोटिस इशू करेगा कि हम आ रहे हैं, ठीक है। और जब HMRC आता है तो फिर वो कुछ भी मांग सकता है, तो आपको जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा अच्छे बच्चों की तरह देने पड़ेंगे। इसको कहते हैं कंप्लायंस चेक। और अगर आप रिकॉर्ड नहीं दोगे तो वो फेलियर ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग का फाइन आपको लगाएगा। फिर आता है HMRC डिटर्मिनेशंस। एक बात है, एक बात है, वो ये है कि एक बंदा है, उसको रिटर्न जमा करवाना था। क्या ड्यू डेट है रिटर्न जमा करवाने की अपनी? ऑनलाइन रिटर्न की क्या डेट है? 31 जनवरी 31 जनवरी क्या? 2024। ये ड्यू डेट है ना। अब एक आदमी, अभी हमने पढ़ा ना, लेट जमा करवा रहा है तो उसको हमने पकड़ लिया, 100 पाउंड दे, फिर 900 पाउंड भी दे, फिर 5% भी दे, और साल से ऊपर हो गया तो 5% और दे। अब एक आदमी ऐसा है, वो गवर्नमेंट को खातिर में ही नहीं लाता, वो रिटर्न जमा ही नहीं करवा रहा, करवा ही नहीं रहे। ऐसा बदतमीज आदमी है। यानी वो इसको समझ रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान है, नहीं जमा कराऊंगा तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें वो कर रहा है। तो ऐसी हरकतों में HMRC जो है वो तबाही फेर देता है। HMRC इंतजार करता है, अभी आएगा रिटर्न, अभी आएगा, मैं पेनल्टी लूंगा, अभी आएगा 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 आएगा, लेकिन सब आता है, रिटर्न ही नहीं आता। तो एक दिन आता है 31 जनवरी 2027, ये आपको याद रखना है आपका टैक्स ईयर के हिसाब से। 31 यानी ये ड्यू डेट है। HMRC इंतजार करेगा, आएगा आएगा रिटर्न आएगा। कब तक इंतजार करेगा? जनवरी 2027 तक इंतजार करेगा, 3 साल इंतजार करेगा। फिर पता है क्या करेगा? इस डेट के बाद HMRC आपको एक नोटिस भेजेगा, और पता है उसमें क्या लिखेगा? उसमें लिखेगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, बहुत कुछ बकवास होगी उसके अंदर। उसमें ये फाइनल बात होगी कि 22-23 का जो टैक्स है वो है 50,000 पाउंड जमा करा दे बेटा, है 50,000 पाउंड जमा करा दे। ये नोटिस मिसाल के तौर पे, ये जो पर्सन था वो अपना जो है वो किसी छोटे शहर का बंदा था, UK पहुंच गया, वो समझा जैसे यहाँ पे रिटर्न जमा नहीं कराते तो वहां भी मसला नहीं होगा, उसका छोटा मोटा काम था। और अगर वो इंसान के बच्चों की तरह टाइम पे रिटर्न जमा करवाता तो उसकी टैक्स लायबिलिटी पता है कितनी बनी थी असली में, सच्ची मुच्ची में? यानी आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने आती है ना, तो 5,000 पाउंड बनी थी। कितनी बनी थी? 5,000। 5,000 बनी थी रियल में, ठीक है। कितनी बनी थी? 5,000। अब उसने रिटर्न जमा नहीं करवाया, HMRC इंतजार करता रहा। वो शेर होता है ना, शिकार के लिए जाता है, तो वो बैठा रहता है, शिकार करीब आएगा 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 आएगा। इस तरह HMRC 3 साल तक बैठा रहेगा, आ जाएगा रिटर्न, कल आएगा। इस बंदे ने, इसकी रियल लायबिलिटी 5,000 बनती थी, इस चरिए ने रिटर्न जमा नहीं करवाया। HMRC ने इसको नोटिस भेजा, पता है कितना टैक्स लिखा? मैंने अमाउंट थोड़ी सही चेंज कर दी, 60,000 भरो टैक्स। कितना भरो? 8,000। हार्ट अटैक हो गया इस बंदे को कम से कम। जी। अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, दिल पकड़ते हुए, थोड़ा अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये HMRC ऑफिस पहुंच गया और इसने बोला, भाई अल्लाह की कसम, ये मेरा टैक्स 5,000 बनता है, ये देखो सारे हिसाबात लेके आया हूँ, गलती हो गई भाई, ये 60,000, क्या पागल पागल हो? अब जो खातून वहां काउंटर पे बैठी थी ना, उन्होंने कहा, 3 साल हमने इस 5,000 आने का इंतजार किया, तुमने ना दिया, अब हमारा टैक्स हमारी मर्जी, दो बेटा 60,000 अब तुम, अब हमने खुद कैलकुलेट किया है और अब तुम्हें इतना देना पड़ेगा। हमने तुम्हें 3 साल तक मौका दिया ना
कि जमा कराओ जमा कराओ, अब नहीं कराए तो जो हमने अब कैलकुलेट करके भेजा है ना वो दे दो। हम तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तुम्हारी इनकम इतनी ज्यादा होगी, तुमने इतना कमाया होगा, तो इतना तुम्हारा टैक्स बनता है। 60,000 भर दो बेटा अच्छे बच्चों की तरह, वरना इस पे भी हम फाइन लगाना शुरू कर देंगे। तो मर गया। यानी डिटर्मिनेशन ए मौत है उस बंदे के लिए जो टाइम पे रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, और 22-23 के लिए 31 जनवरी 2027 की तारीख जिसने गुजार दी, तब उसका टैक्स वो खुद नहीं जमा कराएगा, अब उसको बन के आएगा कि बेटा तुम्हारा टैक्स इतना है भरो। तो वो क्या करेगा, मरेगा, लेकिन भरना तो पड़ेगा। बात समझ आती है? डिटर्मिनेशन। जी। तो ये 60,000 मैंने लिख दिया है, वैसे ऐसा नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। सही। Right. डिस्कवरी। HMRC आया आपके पास, कंप्लाइंस चेक हो रहा है, आपका नाम निकला, उन्होंने नोटिस भेजा, वो आ गए। वो आ गए उस टैक्स ईयर का 22-23 का हिसाब चेक कर रहे थे। 22-23 का चेक करते हुए उनको मिला मसला। उनको क्या मिला? मसला। HMRC कंप्लायंस चेक के लिए आ गया। अब वो 1 साल का रिकॉर्ड चेक कर रहा है, 1 साल का डेटा चेक कर रहा है। HMRC के एक अफसर को मस्ती उठी, ऐसी ही तफरी, और तफरी तफरी ने उसने बोला यार इसका थोड़ा अपने एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा अपने पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो क्या वो कर सकते हैं? हाजा सवाल, दैट इज द क्वेश्चन, कि HMRC वाले अगर किसी के पास कंप्लाइंस चेक करने आते हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या वो पिछले सालों का डेटा अपने दिल से, अपने मर्जी से उठा के चेक कर सकते हैं? वो आए थे चेक करने 22-23, क्या पिछले सालों का डेटा वो चेक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। इसका जवाब है HMRC चाहे तो पिछले साल का डेटा चेक कर सकता है। ऐसे ही दिल चाहा उनका तो पिछले 4 सालों, यानी वो डिस्कवरी को 4 साल तक बढ़ा सकते हैं। दिल चाहा तो 4 साल तक बढ़ा दिया। कि अब हम 22-23 का तो चेक कर रहे हैं, अगले 4 साल का भी करेंगे तुम्हारा चेक। अगर उनको 22-23 का चेक करते हुए कोई गलती मिल गई, और वो गलती केयरलेसनेस की वजह से हुई थी, जानबूझ के नहीं हुई थी, तो फिर वो आपके लिए जो पीरियड है ना चेकिंग का, वो 6 साल बढ़ा देंगे। यानी 2029 तक वो आपको चेक करते रहेंगे, मर गए आप। और अगर गलती आपकी मिल गई और पता चला कि गलती जानबूझ के की थी ताकि टैक्स रिड्यूस हो सके, तो मेरे दोस्त 20 साल तक आपको वॉच लिस्ट में डाल देंगे, और 2022-23 में जानबूझ के होने वाली गलती की सजा आप 2043 तक पाओगे। इस डिस्कवरी असेसमेंट के खिलाफ आपके पास हक है कि आप अपील कर सकते हो, और हमने आपको वीडियो एक भेजी हुई थी दी यूके टैक्स सिस्टम, उसके अंदर अपील कोर्ट्स वगैरह मैंने बताया है, तो उम्मीद है आपने देखी होगी। राइट? नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको एक चीज। देख, हाँ, मैं कह रही हूँ मैंने देखे थे। ओवर पेमेंट ऑफ रिलीफ। अगर एक टैक्स पेयर ज्यादा टैक्स पे कर देता है गलती से किसी भी वजह से, तो उसका ये हक है कि उसको ये पैसा वापसी मिलेगा, और उस पर 0.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। रिमेम्बर? अब राइट। उसने गवर्नमेंट को मिसाल के तौर पे 10,000 पाउंड एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया, अब एक्स्ट्रा टैक्स भर के वो बैठा हुआ है। हाँ, अभी अपना पैसा गवर्नमेंट के पास ही तो है ना, मसला क्या है? गवर्नमेंट ये पैसा कब तक संभाल के रखेगी और फिर खा जाएगी? तो एक डेट है कि बेटा देखो 22-23 का आपने ओवर पेमेंट किया है ना, तो 5 अप्रैल 2027 से पहले हमसे वापसी ले लेना। अगर इस डेट तक हमसे वापसी नहीं लोगे ना,
तो फिर हम आपको नहीं जानते, आपका पैसा तो खलास, हम खा जाएंगे। सिंपल इज दैट, राइट और रॉन्ग? राइट। अपील्स, ये वही बात है जो यूके टैक्स सिस्टम में मैंने पढ़ाई हुई है कि किस तरह से आप अपील्स करते हो, तो ये आप वहां से रेफर कीजिएगा। अपर ट्रिब्यूनल, फर्स्ट टायर ट्रिब्यूनल, अपर ट्रिब्यूनल, ये यूके टैक्स वाली वीडियो में डिटेल में बात हुई है। बस ये याद रखना, 30 दिन, कोई भी फैसला आपके अगेंस्ट आए 30 दिन के अंदर अपील करनी होती है। राइट। एचएमआरसी का पावर, एचएमआरसी जितना भी टैक्स सिस्टम है ना, वो इनकम टैक्स हो, वो कॉरपोरेशन टैक्स हो, वो सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स हो, वो वैल्यू एडेड टैक्स हो, वो पेई के फॉर्म्स हो, या वो एनआई नेशनल इंश्योरेंस हो, इन सब को गवर्न करता है एचएमआरसी। तो इसका पावर बहुत ज्यादा है। एचएमआरसी इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टैक्स। वो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, वो आपको कोई भी नोटिस दे सकता है, वो आपसे गैदर ऑफ डेटा किसी और बंदे के बिहाफ पे भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप 2 नंबरी नहीं कर रहे, एचएमआरसी का फोन नोटिस आया कि भाई आप जिस बंदे से डील करते हो ना, जो आपका सप्लायर है ना, उसको आपने कितनी इनवॉइस से आगे पीछे की है वो बताओ। यानी एचएमआरसी आपसे आपका डेटा, आपके कस्टमर सप्लायर का डेटा, आपके एम्प्लॉइज का डेटा कुछ भी मांग सकता है। एचएमआरसी के पास रिकॉर्ड एक्सेस करने का पावर होता है, ठीक है। और एचएमआरसी फॉर मेकिंग अ क्लेम, आप क्लेम करते हैं या एचएमआरसी क्लेम करता है, तो 4 साल के अंदर करता है। और ये जो आप पेई का नजर आ रहा है ना आपको, आपको याद होगा पेई फॉर्म्स हमने पढ़ा है, ये पेनल्टीज उसके अंदर हमने पढ़ी हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेई फॉर्म्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इनकम की थ्योरी में, ठीक है। ये सारा, ये पेई फॉर्म्स वगैरह, P45, P60, P11D, ये यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट किया हुआ है, क्योंकि ये मेनली है इस चैप्टर का। जो स्टूडेंट्स बुक पढ़ते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो पेई फॉर्म्स मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ पढ़ाया है, ऑल्दो इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेकिन आपकी बुक है ना भूल गई है। बुक ने उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम के चैप्टर में लिखा ही नहीं है, बुक ने उसको लिखा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल में। तो हमने तो इसको एम्प्लॉयमेंट में पढ़ लिया है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। इसके साथ हमारा सबसे पकाऊ चैप्टर, सबसे थर्ड क्लास या बेकार चैप्टर ऑफ द कोर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल जो है, ये खत्म होता है। लास्ट अटेम्प्ट यानी जून 2023 के अटेम्प्ट में डेट्स पे और इस चैप्टर को मिला के, डेट्स और इस चैप्टर से 13 मार्क्स का पेपर आया था, 13 मार्क का पेपर आया था। मेरी कोशिश होती है मैं हर दफा ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, और जब से ये हुआ है 13 मार्क्स का, तो मैं अब इस चैप्टर को, पहले मैं एंड ऑफ द कोर्स पढ़ाता था, अब मैं इसको पेपर से 1 महीना पहले पढ़ा देता हूँ, ताकि आपके पास टाइम हो रटा मारने का, और जो है वो आप इजीली इसको कर सकें। 13 मार्क्स आ चुका है, मजीद भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कहा है ना, फ्रॉम एनी एरिया ऑफ सिलेबस सेक्शन ए और सेक्शन बी दूंगा। तो ये भर भर के इसने एमसीक्यूज दिए थे इस जून 23 की अटेम्प्ट में, तो इसको जरूर पूछिएगा कोई सवाल, वरना अल्लाह हाफिज। नहीं। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।